हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आप जूलॉजी में आज एक स्पेशल टॉपिक को समझने जा रहे हैं जिसे बोलते हैं एनिमल किंगडम। देखिए क्या होता है कि दुनिया में जितने भी प्रकार के लिविंग्स होते हैं, लिविंग्स का यहाँ पर मतलब क्या हुआ, एनिमल्स और द प्लांट्स, जिसमें हम कहते हैं कि रिप्रोडक्शन की नेचर होती है, जिसमें ग्रोथ होता है और फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं। ये जितने भी लिविंग्स है दुनिया के अंदर, उन सभी को हम दो कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। एनिमल किंगडम में सभी एनिमल्स को लिया जाता है और प्लांट किंगडम में सभी प्लांट्स को लिया जाता है। अब आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि एनिमल्स और प्लांट्स में क्या डिफरेंस होता है। आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एनिमल सेल एंड द प्लांट सेल। एंड व्हाट इज द डिफरेंस? तो हमने कहा कि एनिमल सेल्स होती है, उसके ऊपर सेल वॉल नहीं होती है। द एनिमल सेल्स आर द डिवाइड ऑफ द सेल वॉल, और वाइल द ऑल द प्लांट सेल्स, है ना, ऑल द प्लांट सेल्स कंसिस्टेड ऑफ ए सेलुलोज मेड सेल वॉल आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अलावा ने ये पढ़ा था कि प्लांट सेल्स होती है, उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं हरित लवक पाया जाता है, बाई विच ए प्लांट कैन सिंथेसाइज इट्स ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। तो पादपों के अंदर क्या होता है कि हरित लवक होते हैं, उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या होता है, वो अपना भोजन खुद बना पाते हैं। जबकि एनिमल सेल्स होती है, उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं या हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। ये आप सभी जानते हैं कि लिविंग्स के एनिमल और प्लांट्स के अंदर दो हम कैटेगराइज कर सकते हैं। यहाँ पे आज हमारा जो टॉपिक है वो है केवल एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। अब इस एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन को समझने से पहले आपको ये जरूर समझ में आना चाहिए कि हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों है। देखिए बच्चों, जब किसी भी आप टॉपिक को पढ़ते हैं तो उस टॉपिक को पढ़ने का जो बेसिक एम है वो आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे पहला कि आप एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो व्हाट इज द मीन ऑफ द क्लासिफिकेशन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, ओके। और मैं आपको फिर मैं बता देता हूं कि जैसे ये वीडियो कंप्लीट होगी उसके बाद जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाएंगे ना, तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे विद आंसर के साथ में, और उसके साथ में अटैच्ड होंगे शॉर्ट नोट, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF दे रखी होगी, गूगल ड्राइव का लिंक दिया होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है इंडिया में, कम से कम मैं कहूँगा इंडिया में जहाँ भी जनरल साइंस सब्जेक्ट आता है या जहाँ भी बायोलॉजी सब्जेक्ट होता है, इवन चाहे 11th क्लास हो, 12th क्लास हो, उसके अलावा ग्रेजुएशन की क्लासेज है और द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो इसको आप ध्यान से कॉन्सेप्ट के साथ में समझते जाएंगे तो हम एक एक छोटी छोटी बातों को क्लियर करते जाएंगे। तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम क्लासिफिकेशन को क्यों पढ़ रहे हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, हिंदी में सामान्य भाषा में बोलते हैं वर्गीकरण, डिफरेंट वर्गों में बांटना। द क्लासिफिकेशन मीन्स टू डिवाइड, टू सब डिवाइड द ऑल द एनिमल्स इन ए पर्टिकुलर ग्रुप्स, है ना। इसको बोलते हैं एक डिफरेंट क्लास के अंदर। क्लासिफिकेशन मीन्स होता है टू मेक द क्लासेज, हो गया। बहुत सारे एनिमल्स हैं, उनको हम क्या करें, अलग अलग ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई करते हैं। इसको आप सरल भाषा में समझिए, जब आप स्कूल में पढ़ते हैं या आप कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं, जहाँ भी आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, तो आपने देखा है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, उसमें साइंस के बच्चे भी हैं, आर्ट्स के बच्चे हैं, कॉमर्स के बच्चे हैं, फिर साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, उसके अंदर भी क्या होते हैं, कुछ बायो के हैं और कुछ मैथमेटिक्स के हैं। फिर बायो और मैथ्स में भी कुछ बच्चे क्या होंगे, 11th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर होंगे। तो हमने जो भी बच्चे इस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने वाले हैं, उनको हमने डिफरेंट क्लास में क्लासिफाइड क्यों किया है। अगर आप इसको समझ पाएंगे तो एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन का बेसिक एम क्या है उसको भी आप समझ पाएंगे। देखिए, हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हम सभी स्टूडेंट्स को अलग अलग क्लास में क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकि उनकी प्रॉपरली एजुकेशन हो सके। हमने कहा कि उन बच्चों का जो हमने क्लासिफिकेशन किया, ऑन व्हाट बेसिस वी हैव क्लासिफाइड द स्टूडेंट्स स्टडिंग इन ए पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ द क्लास, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, 11th क्लास एंड द 12th क्लास। डिफरेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने इसको सब डिवाइडेड किया था। ऐसे ही हम जब अभी एनिमल के क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे तो एनिमल के क्लासिफिकेशन को डिफरेंट बेस पे हम उसको पढ़ेंगे कि एनिमल्स को हमने कैसे क्लासीफाई किया है। अगर हम ये कहें कि किसी ह्यूमन के बड़े ग्रुप को करना हो तो हम कैसे करेंगे, बॉयज एंड गर्ल्स ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स,
द स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबस, कौन सा सिलेबस पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। तो कहने की बात है, जब हम किसी भी एनिमल को जब डिफरेंट क्लास में पढ़ेंगे तो मैं आपको ये बताता चलूँगा कि इसका बेस क्या था क्लासिफिकेशन का। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको टॉपिक लिखते हैं अपने एनिमल किंगडम के बारे में, और मैं आपको फिर बताता हूँ इससे पहले जो हमारी जस्ट जो प्रीवियस वीडियो है उसको आप ज़रूर देखिएगा। उस प्रीवियस वीडियो का जो टाइटल है, टाइटल यही है द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, कि जंतु जगत का हमने क्लासिफिकेशन किस आधार पे किया है, उसी को हमने एक्सप्लेन किया। उस वीडियो के बाद में जब आप इसको समझेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी रह पाएगा। तो चलिए अभी ये टॉपिक को शुरू करते हैं, बड़ा मस्त होकर के आप पढ़िएगा। सबसे पहले टाइटल लिखिए एनिमल किंगडम, यहाँ पे मैं सेंटर में लिख देता हूँ, यहाँ पे एनिमल किंगडम, जंतु जगत, जगत जग में, जंतु जगत यानी कि ऑल द एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन द एनिमल किंगडम। और अभी हमने आपको बताया पहले से ही, ये सारी बातें यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतने आप इंटेलिजेंट है कि एनिमल्स कौन से होते हैं। एनिमल्स और प्लांट्स में जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमने कहा कि प्लांट सेल्स है उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, शेल वॉल होती है। एनिमल के अंदर एनिमल की जो सेल्स है डिवाइड ऑफ शेल वॉल एंड द क्लोरोप्लास्ट, और इस तरीके से काफ़ी डिफरेंस है जो हमने सेल बायोलॉजी की क्लास के अंदर आपको पहले से हम समझा चुके हैं। तो यहाँ पर हम बात करें एनिमल किंगडम को जब हमें क्लासीफाइड करना हो तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दो क्लासेस बना देता हूँ, वो है प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। तो देखिए यहाँ पे इस क्लास को अपने बनाते हैं। सबसे पहले एनिमल्स आर फर्स्टली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज द नेम इज प्रोटोजोआ। मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ प्रोटोजोआ, एंड अदर कैटेगरी इज मेटाजोआ, प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ। देन व्हाट इज द मीन ऑफ द प्रोटोजोआ? प्रोटोजोआ का मतलब क्या होता है? शब्दों को समझेंगे तो आपको एनिमल क्लासिफिकेशन कंप्लीट समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमने कहा प्रोटोजोआ का मीन क्या होता है, व्हाट इज द मीन ऑफ प्रोटो एंड व्हाट इज द मीन ऑफ द जोआ। यहाँ पे मैं थोड़ा साइड में आपके लिए लिख देता हूँ। ये जो प्रोटोजोआ वर्ड बना है ये बना है प्रोटोज से, और दूसरा वर्ड कौन सा है? जून। प्रोटोज और जून से बना प्रोटोजोआ। प्रोटोज का मीन क्या होता है? व्हाट इज द मीन ऑफ प्रोटोज? प्रोटोज मीन्स प्रिमिटिव, प्रोटोज मीन होता है प्रिमिटिव, और जून मीन्स क्या होता है? आप जानते हैं एनिमल्स होते हैं। जून मीन्स होता है एनिमल्स। जू आप पढ़ते हैं जहाँ पे एनिमल्स को रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जू कहते हैं। एनिमल का म्यूजियम बोल सकते हैं, उसको हम जू बोलते हैं। जून मीन्स होता है एनिमल्स, और प्रोटोज मीन्स होता है प्रिमिटिव, मतलब प्रिमिटिव एनिमल्स है। हिंदी में कहें तो प्रारूपिक जंतु सबसे सरल प्रकार के एनिमल्स होते हैं। ये कितने सरल हैं, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ प्रोटोजोआ के बारे में। ये कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। इनका पूरा शरीर ही किसका बना हुआ है? एक सेल का बना हुआ है, केवल सिंगल सेल के बने हुए हैं, है ना। हमारे शरीर में तो बहुत सारी सेल्स होती है, और आपने पढ़ा हुआ भी है। सेल्स होते हैं, सेल्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यूज़ बनाते हैं, फिर टिश्यूज़ आपस में मिलके ऑर्गन बनाते हैं, और उसके बाद में ऑर्गन से सिस्टम बनता है और हमारी बॉडी बनती है। ये एनिमल कैसे हैं? सिंगल सेल के बने हैं, यूनिसेलुलर है। यूनि का मतलब क्या होता है? सिंगल होता है, सेल एक ही सेल के बने हुए हैं। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल की बात करूं, कुछ एग्जांपल, बाकी डिटेल तो प्रोटोजोआ की अलग से एक वीडियो और आएगी, है ना, उसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे हम बात करें अमीबा, अभी यहाँ पर आपको फोटो दिखाएंगे। अमीबा, देन यूग्लिना, देन पैरामीशियम, नॉक्टिलुका, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें क्या होती है? केवल एक सेल होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, और उसी एक सेल में ही इनकी सारी एक्टिविटी होती है, जैसे डाइजेशन हुआ, रेस्पिरेशन, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सो ऑन। ऑल द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी, दैट ऑल एक्टिविटीज कंप्लीट्स इन ए सिंगल सेल। तो ये सिंगल सेल के बने हुए, इसलिए हमने क्या कहा? प्रिमिटिव है, एनिमल्स है, और इसीलिए हमने इसका नाम क्या रखा? हमने नाम रखा इसका प्रोटोजोआ। तो ये जो किंगडम है, तो हम इन दो क्लास को क्या कह सकते हैं? सब किंगडम कह सकते हैं। ये किंगडम है तो ये दोनों क्या हो गए? सब किंगडम हो गए। इस प्रोटोजोआ में अगर हम बात करें
तो हम किसको रखते हैं? प्रोटोजोआ अपने आप में एक कैटेगरी है, इसलिए यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ अगेन, कौन सा? प्रोटोजोआ। देखिए ये जो प्रोटोजोआ वर्ड है अभी और आएगा, एक क्लासिफिकेशन अपने करेंगे 5 किंगडम सिस्टम, उसके अंदर प्रोटोजोआ के बारे में और आएगा अलग से, तो इसकी बहुत डिटेल आने वाली है। अभी मैं फिलहाल आपको पूरे एनिमल किंगडम का एक फ्लो चार्ट समझाने वाला हूँ, फिर उस फ्लो चार्ट में से जो ईच एंड एवरी द कंपोनेंट विल बी डिस्कस्ड आफ्टर ए सेपरेट वीडियो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, केवल एनिमल किंगडम के एक फ्लो चार्ट को समझना है ताकि हम उनके बीच में कंपैरिजन कर सकें और कंपैरेटिव स्टडी को हम कर सकें। चलिए ये बात हुई प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अपोजिट मेटाजोआ क्या है? मेटाजोआ एनिमल्स आर द मोर एडवांस्ड। जैसे मैंने कहा कि प्रोटोजोआ के एनिमल्स कैसे होते हैं, वो यूनिसेलुलर होते हैं, एक ही सेल के बने होते हैं। मेटाजोआ के एनिमल्स होते हैं वो होते हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर, अब देखिए मल्टी का मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लाइकेशन आप मानते हैं, मल्टीप्लाइकेशन का मतलब होता है गुणा करना, नंबर्स का अधिक हो जाना। तो मल्टीपल का मतलब होता है अधिक होना, मैनी। मल्टीपल का मतलब मैनी एंड सेलुलर मीन्स सेल्स, इसमें बहुत सारी सेल्स होती है। तो वर्ड्स को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये जो मल्टीपल है, मल्टी लिखा ना हमने, तो यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ, क्या ये वर्ड किससे बनता है? मल्टीपल से बना हुआ है। और इस मल्टीपल का मीन क्या होता है? मल्टीपल का मतलब होता है मैनी, और सेलुलर हो गया सेल से। तो बेसिक डिफरेंस हमारे समझ में आ गया। द एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, द प्रोटोजोआ एंड द मेटाजोआ। ऑल द प्रोटोजोअन्स आर सिंगल सेल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, while the metazoans are the multicellular organism. And now we are going to classify the metazoa. This metazoa is also classified into 2 categories, the parazoa and eumetazoa. तो यहाँ पे हम अगेन एक क्लासिफिकेशन के लिए मैं ब्रांच बना देता हूँ इस तरीके से। आराम से इसको आप पढ़ते जाइएगा, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब्जेक्ट आपको समझ में आएगा ही आएगा, सारे बच्चे इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में, वो है पैराजोआ एंड अदर कैटेगरी इज, हम यहाँ लिखते हैं यूमेटाजोआ। पैराजोआ और यूमेटाजोआ। देखिए यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया था, एक एक पॉइंट को आपको समझना है, रटना नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल, सिंगल सेल एंड मल्टी सेलुलर बॉडी, यूनिसेलुलर बॉडी एंड मल्टी सेलुलर बॉडी। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स इन द एनिमल। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये मल्टी सेलुलर हमने कहा, तो पैराजोआ के एनिमल्स भी मल्टी सेलुलर हैं, और यूमेटा के जो एनिमल्स होते हैं वो भी मल्टी सेलुलर होते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे पैराजोआ मल्टी सेलुलर है, लेकिन ये जो सेल्स है अपना अपना इंडिविजुअल काम करती है, मिलकर के किसी एक काम को नहीं करती है। ओके, तो सेल्स का इसमें क्या है, एग्रीगेशन तो हुआ है लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनकी बॉडी का लेवल क्या है, उसको हम बोलते हैं सेलुलर ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ, फिर आप समझेंगे इसका मतलब क्या है। हम कहेंगे सबसे पहला जो फीचर है इसका पैराजोआ का पहला फीचर तो क्या हो गया, ये हमने कहा ये कैसे हैं, ये होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, ये तो हमने पहले ही बता दिया। सेकंड पॉइंट हम ये कहेंगे इनकी बॉडी कैसी होती है, तो हम कहेंगे सेल्यूलर ग्रेड की बॉडी होती है ना। मैं भी क्लियर करूँगा पहले लिखने के बाद में, सेल्यूलर ग्रेड की होती है। इसमें टिश्यूज नहीं बनते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टिश्यूज नॉट फॉर्म्ड, है ना, टिश्यूज इसमें नहीं बनते हैं, सब हम डिस्कशन करेंगे। ओके, यहाँ पे मैं यहाँ लिख देते हैं मल्टी सेलुलर है, ये भी मल्टी सेलुलर है, अलग से हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसमें बॉडी का लेवल क्या है, तो हम क्या कहेंगे, इसमें बॉडी का लेवल होता है टिश्यूज, उसके अलावा हम कह सकते हैं ऑर्गन, उसके अलावा हम कह सकते हैं सिस्टम ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हमने नंबर ऑफ सेल्स की बात की थी,
यहाँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ? बॉडी का ग्रेड। बॉडी का ग्रेड, ये ग्रेडिंग क्या होती है इसको समझना हमें। ग्रेडिंग क्या होती है इसको समझना है। डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड, मैंने यहाँ कहा सेलुलर ग्रेड, यहाँ कह रहा हूँ बॉडी कैसे है, टिश्यू ग्रेड, ऑर्गन ग्रेड और सिस्टम ग्रेड। देखिए समझिए, आप सभी जानते हैं ऑलरेडी, द सेल्स आर द हम कहेंगे फंक्शनल, हम कहेंगे स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी, चाहे एनिमल हो और चाहे प्लांट हो। हमारा शरीर किसका बना हुआ है? सेल्स का बना होता है। सेल्स कैसी होती है? यूनिट होती है। अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, जब सेल्स आपस में मिल करके कोई स्पेसिफिक फंक्शन करती है तो हम उसको बोलते हैं टिश्यूज कहते हैं, है ना। सबसे पहले क्या होता है, हमारे बॉडी की यूनिट क्या है ना, इकाई, वो होती है एक सेल होती है। सेल का बॉडी बना होता है। फिर सेल्स आपस में जुड़ जुड़ करके क्या बना लेती है? टिश्यूज। द ग्रुप ऑफ द सेल्स जिनका क्या होगा? कॉमन फंक्शन होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यूज। फिर बहुत सारे टिश्यूज आपस में जुड़ जाएंगे तो और बड़ी स्ट्रक्चर बन गई, उसको हम बोलते हैं ऑर्गन। ऑर्गन जब जुड़ेंगे तो बन जाएगा सिस्टम, और सिस्टम जुड़ेंगे तो बन जाएगी बॉडी। अब एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मैंने कहा, अब चलिए अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें। डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपने नाम सुना हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र बोलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है स्टोमक, वो आपने पढ़ा हुआ है। स्टोमक के अंदर क्या होती हैं? टिश्यूज और सेल्स होती है, और उसमें एक सेल होती है ऑक्जेंटिक सेल्स होती है। तो कहने की बात है, जो सेल्स होती है मिलकर टिश्यू बनाएंगे, टिश्यूज ऑर्गन बन गया। ऑर्गन मीन्स इसोफेगस एक ऑर्गन है, स्टोमक ऑर्गन है, इंटेस्टाइन ऑर्गन है, आपस में सारे मिल गए तो बन गया डाइजेस्टिव सिस्टम। और बॉडी के सारे सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इंटीग्युमेटरी सिस्टम, सारे सिस्टम मिल जाएंगे तो हमारी क्या बन जाएगी? बॉडी। तो बॉडी का लेवल कौन सा है? हमने कहा बॉडी का लेवल कौन सा है? सेलुलर ग्रेड है, यानी कि यहाँ पर सेल लेवल पे ही काम होता है। यहाँ पर क्या होगा? सेल्स आपस में मिलकर टिश्यूज बना लेती है, फिर टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से सिस्टम बनेगा। मोर कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, इसी को करें। ये सब प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर रखा हूँ मैं ऑलरेडी, द व्हाट इज द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन है। तो प्रीवियस वीडियो को आप जरूर देखिएगा विद एग्जाम्पल, फुल डिटेल में उसको दे रखा है आपको। चलिए, तो हमने कहा कि इसका टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, यानी बॉडी में टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन होते हैं और सिस्टम होते हैं। इसमें क्या होता है? मल्टी सेलुलर है, लेकिन सेलुलर ग्रेड है, क्योंकि सेल्स क्या होती हैं? एग्रीगेटेड होती है, टिश्यूज नहीं बनाती है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इन शॉर्ट सेल्स कैसी होती हैं? हम कहेंगे एग्रीगेटेड होती है, एग्रीगेटेड सेल्स होती है। चलिए, एग्रीगेशन हो गया। इसकी डिटेल मैंने आपको पहले ही बताया, प्रीवियस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे इसमें हम कहेंगे एक ही कैटेगरी को रखा जाता है जिसका नाम है पोरीफेरा। पोरीफेरा इसमें आता है। ओके, यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया व्हाट इज द मीन ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ मीन्स था प्रोटोज एंड जून, एंड व्हाट इज द मीन ऑफ द पोरीफेरा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर देखिए, पोर से बना है, दूसरा वर्ड है फेरा, इससे बना हुआ है। पोर का मतलब क्या होता है? छेद होना, होल, ये, और इसका मतलब क्या होता है? बियरिंग। बियरिंग। ऐसे एनिमल जिनके बॉडी के ऊपर बहुत सारे माइन्यूट पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, बहुत सारे छेद है, पूरी बॉडी इतने ज़्यादा छेद हैं। जैसे स्पॉन्ज नाम आपने सुना है ना, अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, जो सीट या बेड होते हैं उसके अंदर स्पॉन्ज डाला होता है। इसकी बॉडी इसी तरीके से दिखाई देती है। बॉडी पे मल्टीपल मैनी क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या रखा है? पोरी एंड फेरा। पोर बियरिंग, सिंपल लैंग्वेज में कहें, पोर बियरिंग एनिमल्स होते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल है जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्ज है, उसका भी आप फोटो इसमें देखेंगे तो आपको अभी क्लियर हो जाएगा कि स्पॉन्ज होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, पोरीफेरा के एनिमल्स हैं वो किस तरीके से दिखाई देते हैं। चलिए, तो ये हमने बात की किसकी? पोरीफेरा की। अगेन क्लासिफिकेशन को चलाते हैं आगे की ओर। अब ये यूमेटा जो हो गया, इसको क्या कैटेगराइज कर सकते हैं? इसकी मैं दो कैटेगरी और बना देता हूँ, चलता रहेगा ऐसा ये क्लासिफिकेशन आगे तक। धैर्य बना के रखेंगे तो आराम से आपके समझ में आएगा। टेक्निकली शब्दों को समझ के चलना है। यूमेटाजोआ, यूमेटाजोआ में मैंने आपको कहा मैं दो कैटेगरी और बना देता हूँ। दो कैटेगरी ये आ जाती है। फर्स्ट मैं नाम लिखता हूँ यहाँ पे रेडिएटा, फर्स्ट नाम है यहाँ पे रेडिएटा। ओके, रेडिएटा। दूसरा मैं लिख देता हूँ बाइलेटरिया, बाइलेटरिया। रेडिएटा एंड बाइलेटरिया हो गया, हो ना। अब यहाँ पे
मैंने क्या बेस लिया है, हर पॉइंट को समझना है। यहाँ पर हमने क्या किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल द एनिमल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, कोशिकाओं की संख्या के आधार पे क्लासिफिकेशन किया था। यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन किस आधार पे किया है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे, क्योंकि ये दोनों ही मल्टी सेलुलर थे तो हमने कहा ये सेलुलर ग्रेड है और ये टिश्यू ऑर्गन और सिस्टम ग्रेड है। यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया है, शब्दों को समझिएगा, सिमेट्री के आधार पे, सममिति सिमेट्री के आधार पे किया, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। अब बात आती है ये सिमेट्री क्या चीज़ है, सममिति। वैसे मैं अभी आपको थोड़ा बताऊंगा, लेकिन अगेन मैं वही बात रिपीट करूंगा, प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्लासिफिकेशन का बेस दे रखा है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। तो एक पॉइंट और मैं कुछ लिख देता हूँ, आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा। ये जो वाला क्लासिफिकेशन है किस बेस पे किया गया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ ले तो आपको ध्यान होना चाहिए। सिमेट्री पे बेस पे किया हुआ है। यहाँ पर कैसा किया है, यहाँ पर हमने क्लासिफिकेशन किया है बॉडी ग्रेड के आधार पे किया है, और यहाँ पे हमने किससे किया है, यहाँ पर किया है हमने नंबर ऑफ सेल्स के बेस पे हमने क्लासिफिकेशन किया है। तो आप बेस भी यहाँ पर मैं लिखता हुआ चल रहा हूँ। यहाँ पर मैं बात करता हूँ पहले रेडिएटा और बाइलेटरिया। सममिति, सममिति होता है समान, और मिति का मतलब होता है पार्ट। सममिति इसे कहते हैं। देखिए आप सिंपल सा समझिएगा, ये जैसे एक चौक बनी हुई है, कैसी होती है, सिलिंड्रिकल है। यहाँ पर मैं डायग्राम में आपको बताता हूँ, तब आप क्लियर हो जाएगा। एक बार मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूँ, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो उसको हटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, ये जैसे मान लेते हैं कि कोई एनिमल ऐसा है और उसकी बॉडी की स्ट्रक्चर इस तरीके से, आप एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा आपके लिए ईजी रहेगा। ये एक सिलिंड्रिकल एनिमल है, ओके। अब आप ये देखो कि ये जो सिलिंड्रिकल एनिमल है, इसका एक्सिस क्या होगा, इसका एक्सिस होगा यहाँ से जो आर पार निकल रहा है, ये इसका है एक्सिस है। अगर आप इस एनिमल को कट करते हैं, ओके, कहाँ से निकाल रहे हैं, इस एक्सिस के थ्रू कट कर रहे हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ कि मैं आपको डायग्राम को कोशिश करते हैं कि आप समझ पाएँ, इस तरीके से मान लेता हूँ मैंने कट कर दिया इस एनिमल को, ठीक है, ऐसे मैंने इसको कट कर दिया, इस तरीके से बीच में से कट कर दिया। तो क्या हुआ, इसके कितने पार्ट बनेंगे, 2 पार्ट बन जाएंगे। कौन कौन से पार्ट होंगे, देखिए इस तरीके से 2 पार्ट बनेंगे। आप सारे बच्चे इतने समझदार हैं कि आपको पढ़ाने में बिल्कुल भी जोर नहीं आता है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके काफ़ी क्लियर है ना। ये देखिए, अगर मैंने इसको बीच में से जब कट कर दिया एक्सिस में से, तो क्या पार्ट बने, इसके 2 इक्वल हाफ बन गए। सम का मतलब तो समान, और मिति का मतलब हो गया पार्ट हो गया। सिमेट्री, सिमेट्रिकल, एक दूसरे के सिमिलर और इक्वल, ये वर्ड से बना हुआ है। अब जैसे मैंने इसको यहाँ से कट किया, ऐसे इसको मैं 90 डिग्री पे और कट कर देता, यानी कि मैं इसको इस तरीके से और कट लगा देता, तो कितने पार्ट बन जाते हैं, इसके 4 इक्वल पार्ट बन जाते हैं। यानी कि इसको हम जब कभी इसके एक्सिस के साथ साथ जब हम ऐसे कट लगाते हुए चलते हैं, इस तरीके से, है ना, ऐसे कट लगाते हुए चलेंगे तो हर बार क्या होगा, इक्वल पार्ट पर आएंगे। एक बार और समझिएगा, ये जो सिलेंडर है ये बेलन की तरह दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसके अपर पार्ट को देखता हूँ, अपर पार्ट को केवल ले लेता हूँ यहाँ पे, तो वो कैसा दिखाई देगा, ये अपर पार्ट है वो आपको दिखाई देगा कैसा, सर्कुलर दिखाई देगा। ये तो बिल्कुल क्लियर है। और इसमें सेंटर में क्या है, इसका एक्सिस है, ठीक है ना, क्योंकि आप सिलेंडर को देखते हैं एक सर्किल ऊपर होता है एक नीचे होता है। तो ये मैं ऊपर के पार्ट की बात कर रहा हूँ, सर्किल को। जब आपने ऐसे कट लगाया, मीन्स आपने इस सर्किल के डायमीटर पे कट लगा दिया, ओके, सर्किल के डायमीटर पे, व्यास के ऊपर कट लगाया। दूसरा कट लगाया, ऐसे 4 टुकड़े बन गए। फिर आपने ऐसे कट किया, ऐसे, यानी कि ये जो एक्सिस है इसके सेंटर में, इसके एक्सिस से पार होता हुआ, सिंपल मैं कहूँ ना, जो कट लगा रहे हैं हम, क्लीव कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं हम, डायमीटर पे, है ना, मल्टीपल डायमीटर पे अगर आप कट कर दें, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको कहाँ पर हमने कट किया है, डायमीटर पे किया है। इसको डायमीटर, ये सारे डायमीटर है ना, ये डायमीटर से इस पे कट करेंगे तो हमेशा क्या बनेंगे, इक्वल हाफ पार्ट होंगे। ऐसी जो सिमेट्री होती है, ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उसको हम किस में रखते हैं, रेडिएटा में। इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री।
रेडियल क्यों रखा? ये तो देखिए मैंने कहा इस सिलेंडर में या सर्किल बना ना, और जब डायमीटर में काट देते हैं तो कैसे बनी? रेडियस 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 रेडियस। ये क्या होती है? हाफ पार्ट ऑफ डायमीटर आपने पढ़ा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। हाफ पार्ट रेडियस है, तो डिफरेंट डिफरेंट रेडियस बन गई है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? रेडियल सिमेट्री कहते हैं। एक कार्ड के पहिए की तरह ये दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं रेडियल सिमेट्री होती है। ठीक है, यहाँ पे आप ये बात समझ चुके हैं। अभी मैं यहाँ पर आता हूँ बाईलैटरल सिमेट्री में। यहाँ है रेडियल सिमेट्री, यहाँ आएगी बाईलैटरल। डायग्राम में आप समझेंगे तो बहुत क्लियर होगा आपको। चलिए, तो वर्ड मैं यहाँ लिख देता हूँ। सिमेट्री कौन सी है? हमने कहा रेडियल सिमेट्री, तो मैं पहले लिख ही रहा हूँ यहाँ पे। बाईलैटरिया नाम बना है, इसमें कौन सी सिमेट्री होगी? हमने कहा बाईलैटरल और सिमेट्री होगी। नाम खुद बता रहा है, बाई का मतलब क्या होता है? ड्यूल, यानी कि दो। लैटरल, देखिए हमारी बॉडी का बैक साइड क्या कहलाता है? डोर्सल। आगे का क्या है? वेंट्रल। साइड में क्या है? लैटरल। टोटल कॉमन बातें हैं, सिंपल चीज़ें। बैक साइड क्या है? डोर्सल। आगे फ्रंट में क्या है? वेंट्रल। साइड में क्या है? लैटरल। लैटरल, बाईलैटरल, एक लेफ्ट में लैटरल है, एक राइट में लैटरल है। डोर्सल तो एक ही है, वेंट्रल भी एक है, लैटरल साइड दो है। अगर हम बीच में से बॉडी को कट कर देते हैं तो हमारे बॉडी के दो इक्वल हाफ हो गए। एक लैटरल इधर चला गया, दूसरा लैटरल इधर चला गया, इसको बोलते हैं बाईलैटरल। सिंपल तो ये बात है, बाकी आप डायग्राम अभी समझेंगे, मैं बताता हूँ क्या होता है। प्रीवियस वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें आपको क्लियरली मैंने एक्सप्लेन किया है। देखिए, मैं ह्यूमन बीइंग बनाता हूँ एकदम कार्टून फॉर्म में। ऐसा हम एक सिंपल सा ह्यूमन बना सकते हैं इस टॉपिक को समझने के लिए। ये हमने बना दिया एक सिंपल सा ह्यूमन बीइंग। अब मुझे आप ये बताओ, इसको कितने एंगल पे, कितने प्लेन पे कट करके दो इक्वल हाफ बना सकते हो? देखिए, ऐसे आप कट करेंगे तो दो इक्वल हाफ नहीं बनेंगे। इसको ऐसे कट कर दोगे तो भी क्या होगा? दो इक्वल हाफ नहीं बनेंगे। और अगर इस एनिमल को ऐसे आप कट कर देंगे तो भी इक्वल हाफ नहीं बनेंगे। एक तरफ हेड हो गया, एक तरफ लेग्स हो गई। आपके पास में केवल और केवल ये एक सिंगल एक्सिस है, जहां से कट करने पर दो इक्वल हाफ बन रहे हैं। एक लैटरल इधर चला गया, दूसरा लैटरल इधर चला गया, तो नाम हो गया बाईलैटरल साइड हो गया। ओके, केवल सिंगल, आप ध्यान रखना, केवल सिंगल एक्सिस से डिवाइड करने पर, केवल सिंगल एक्सिस से डिवाइड करने पर इसके दो इक्वल हाफ बनते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बाईलैटरल सिमेट्री कहते हैं। ये मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि रेडियल सिमेट्री क्या होती है और बाईलैटरल सिमेट्री क्या होती है। ठीक है, अब आपने ये नोट तो कर लिया होगा, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार के लिए यहाँ पे थोड़ा से स्पेस बना लेता हूँ, जगह खाली कर लेते हैं। ओके, यहाँ से अपने एक बार के लिए आपने समझ लिया है, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, और मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ एक बार। बाईलैटरल सिमेट्री, चौक से पढ़ने पर यही दिक्कत आती है, बोर्ड वाइट बहुत हो जाता है। चलिए, इससे और एक बार साफ कर लेते हैं कपड़े से। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे टाइप्स के बारे में। बाईलैटरल सिमेट्री है, ये कितने टाइप्स के एनिमल्स होते हैं? ये एनिमल्स के लिए मैं 3 कैटेगरी बना देता हूँ। यहाँ पे बाईलैटरल सिमेट्री के लिए अपने बना देते हैं 3 टाइप्स बाईलैटरल सिमेट्री में। यहाँ पे ये कर लेते हैं 3 पार्ट हो गया। पहला नाम लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे एसिलोमेट, यहाँ पर नाम लिख देते हैं एसिलोमेट या एसिलोमेटा। उसके बाद में नाम आ गया है स्यूडोसिलोमेटा। स्यूडोसिलोमेटा नाम खुद ही बता देगा सब कुछ क्या है। और ये हो गए ट्रूसिलोमेटा, जिसको हम बोलते हैं यूसिलोमेटा। यूसिलोमेटा ये हो गया। तो ये जो क्लासिफिकेशन हमने किस बेस पे किया है? ये क्लासिफिकेशन हमने किया है बॉडी सिलोम के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सिलोम। तो पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि बॉडी सिलोम क्या होती है, फिर आप इन 3 वर्ड्स को आराम से समझ पाएंगे कि एसिलोमेटा क्या है, स्यूडोसिलोमेटा क्या है और
यू सिलोमेटा क्या होता है। यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, पहले समझिएगा बॉडी सिलोम क्या है। देखिए अभी जैसे हम खड़े हुए हैं यहाँ पे, हमारी बॉडी का आउटर पार्ट क्या है, हमारे बॉडी का आउटर पार्ट जो है वो है इंटेगुमेंट्री सिस्टम, अध्यावरण तंत्र यानी कि स्किन। और हमारी स्किन किसकी बनी है, एक्टोडर्म की। और यहां से आप देखेंगे सेंटर में पाइप कौन सा है, पाइपलाइन, वो है एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, नाल में नलिका बन गई, आहार मतलब भोजन है ना। तो एलिमेंट्री कैनाल वो है हमारी बॉडी के सेंटर पार्ट में। और एलिमेंट्री कैनाल किसकी बनी होती है, एंडोडर्म की बनी होती है, ठीक है ना। बाहर होगी स्किन होगी एक्टोडर्म की, सेंटर में क्या होती है, एंडोडर्म होती है। अगर मैं इसको सिंपल में अगर बताना चाहूँ तो मैं एक बार के लिए यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूँ, एक बार नाम लिख देते हैं बॉडी सिलोम। बॉडी सिलोम हमने ये कहा ह्यूमन बीइंग का सबसे आउटर जो लेयर है, बॉडी की जो आउटर कवर है वो किसका बना होता है, स्किन का। और हमारी जो स्किन होती है वो किसकी बनी होती है, एक्टोडर्म की। ये थोड़ा सा शेडिंग कर लेते हैं, आपका डायग्राम थोड़ा सा मेरे ख्याल से ठीक दिखाई देगा। ये हो गया हमारी स्किन है बाहर की, और ये किसकी बनी हुई है, एक्टोडर्म की बनी हुई है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये क्या है, एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म। और एक्टोडर्म से क्या बनी हुई है, ये हमारी होगी त्वचा, स्किन। और हमारे बॉडी के सेंटर में क्या है, हमारे बॉडी के सेंटर के अंदर है एलिमेंट्री कैनाल। ये आ गई एलिमेंट्री कैनाल, ये हो गई एलिमेंट्री कैनाल, ओके। ये किसकी बनी हुई है, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल बनी हुई है एंडोडर्म की। ये हो गई एंडोडर्म की बनी हुई है एलिमेंट्री कैनाल। आहार नाल जिसको हम बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल जिसको हम क्या बोलते हैं, आहार नाल बोलते हैं। अगर तो एलिमेंट्री कैनाल सेंटर में हो गई, बाहर हो गई स्किन। अब इसको हम ट्रांसफर सेक्शन में काट रहे हैं। ट्रांसफर सेक्शन का मतलब क्या हुआ, अगर हम बॉडी को ऐसे काटें फिर ऐसे कट लगा दें तो हमारे पास क्या आएगा, ये सिलेंड्रिकल है ना, तो सर्किल आएंगे। कैसे आएंगे सर्किल, वो आप देखो, वो मैं यहाँ बनाता हूँ। क्या हुआ, ऐसे आ गया हमारे पास में एक सर्किल बन गया है इस तरीके से। ये हो गया आउटर सर्किल, किसका बना हुआ है, यहाँ खुद आप देख रहे हो, ये पिंक कलर का मैंने बनाया, किसका, एक्टोडर्म है, बाहर का हो गया एक्टोडर्म। और सेंटर में क्या है इसके, एलिमेंट्री कैनाल, ये हो गई एलिमेंट्री कैनाल हो गई है। और ये एलिमेंट्री कैनाल किसकी बनी हुई है, ये मैंने कहा था बनी हुई है एंडोडर्म की। और मैंने ये कहा आउटर लेयर किसकी बनी है, हमने कहा एक्टोडर्म, ठीक है। अब देखो इसके बीच में स्पेस बच गया ना, ये वाला, ये एक खाली क्या है, यहाँ पे एक खाली रहा है स्पेस। आपको इस पे फोकस करना है। हमारी बॉडी में स्किन यानी एक्टोडर्म के अंदर और एंडोडर्म के बाहर एक खाली क्या बना हुआ है, स्पेस बना हुआ है। जैसे यहाँ ट्रांसफर सेक्शन में आप देख रहे हैं, बाहर एक्टोडर्म है, अंदर एंडोडर्म है, बीच का जो स्पेस बना हुआ है, इस स्पेस में अब ध्यान से सुनिएगा, इस स्पेस में क्या अरेंजमेंट है मेसोडर्म का। देखो एक्टोडर्म के अंदर, यानी कि ये जो एक्टोडर्म है बाहर वाली, इसके अंदर, ये एक्टोडर्म है, इसके अंदर एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं मेसोडर्म। ये एक्टोडर्म के अंदर एक लेयर होती है, उसको क्या बोलते हैं, मेसोडर्म कहते हैं। और एंडोडर्म है इसके बाहर, आप डायग्राम में देखिएगा, ये जो एंडोडर्म है ना, इसके बाहर की तरफ भी क्या होता है, मेसोडर्म है। ये अरेंजमेंट होता है, ये अरेंजमेंट है। देखो यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ फिर आप समझ पाएंगे। मेसोडर्म कहाँ है, यहाँ पर देखो एरो में, एक्टोडर्म के अंदर है और एंडोडर्म के बाहर है, ठीक है ना। तो जर्मिनल लेयर कितनी होती है, 3 ही होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। देखिए नाम खुद बता, डर्म का मतलब क्या होता है, त्वचा। व्हाट इज द मीन ऑफ डर्म, डर्म इज द स्किन। टीवी में आप ऐड देखते हैं, पाउडर आता है डर्मी कूल पाउडर, डर्म को कूल में ठंडा, डर्म में स्किन को ठंडा करने वाला पाउडर तो बोलते हैं डर्मी कूल पाउडर बोलते हैं। तो डर्म का मतलब क्या होता है, स्किन होता है। एक्टो का मतलब बाहर, एंडो का मतलब अंदर, मीजो मतलब मिडिल में। ये तो नाम खुद बता रहा है। एक्टो मीन्स होता है आउटसाइड, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, एंड मेसोडर्म मीन्स होता है मिडिल लेयर होती है। तो एक्टोडर्म है हमारी स्किन, अंदर एलिमेंट्री कैनाल है एंडोडर्म,
इस एंडोडर्म के बाहर है मीजोडर्म और एक्टोडर्म के अंदर ये मीजोडर्म। अब देखो ये जो बीच में स्पेस रह गया है, ये वाला जो ब्लैंक स्पेस है, इसी ब्लैंक स्पेस को बोलते हैं बॉडी सिलोम। इसी स्पेस को क्या बोलते हैं? बॉडी सिलोम। लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं? बॉडी सिलोम बोलते हैं इस स्पेस को। ये जो मैंने डायग्राम बनाया ये किसका है? ये डायग्राम है ट्रू सिलोम का। वास्तविक देह गुहा बोलते हैं, वास्तविक देह गुहा, ट्रू सिलोम। तो ये मैंने बता दिया आपको कि व्हाट इज द मीन ऑफ द ट्रू सिलोम। क्या होती है ट्रू सिलोम? यानी कि वो सिलोम, वो बॉडी सिलोम विच इज कंप्लीटली कवर्ड बाय द मीजोडर्म, है ना। पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा चाहे आप। द बॉडी सिलोम, द ट्रू सिलोम इज दैट सिलोम विच इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय द मीजोडर्म। देखिए यहाँ पर एक्टोडर्म के अंदर मीजोडर्म, एंडोडर्म के बाहर मीजोडर्म। तो ये पूरा जो स्पेस है इसके सब तरफ क्या है? मीजोडर्म ही मीजोडर्म है ना, मीजोडर्म ही मीजोडर्म है। तो ये अरेंजमेंट आपको समझ में आ गया होगा। ये है ट्रू सिलोम। अगर ऐसा अरेंजमेंट नहीं हो, अगर ऐसा अरेंजमेंट अगर नहीं हो तो फिर उसी बेस पे ये 3 कैटेगरी बना दी गई है, ए सिलोमेटा, स्यूडो सिलोमेटा और यू सिलोमेटा की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैं 3 आपको डायग्राम और बना रहा हूँ, चीज़ें आप समझ जाएंगे। पहले मैं बात कर रहा हूँ ए सिलोमेटा की, उसी डायग्राम को आप कंपैरिजन में रखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। हमने कहा ए सिलोमेटा में क्या था? सबसे बाहर की ओर। इस सिलो में क्या है? एक्टोडर्म। इसमें भी क्या है? ये सबसे बाहर की ओर क्या है? एक्टोडर्म है। तो हमें कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। सबसे अंदर की तरफ क्या था? एलिमेंट्री कैनाल, वो तो है एंडोडर्म की बनी हुई, तो ये आ गया एंडोडर्म हो गया। और इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आप देखिए इस डायग्राम को, दिस कैविटी इज कंप्लीटली फिल्ड विद द मीजोडर्म, कोई स्पेस ही नहीं है। ओके, ये देखिए यहाँ पे एक्टोडर्म, एंडोडर्म और क्या है? मीजोडर्म है। स्पेस ही नहीं है, कोई ब्लैंक स्पेस ही नहीं है, जो सिलोम है ही नहीं, स्पेस ही नहीं है। तो क्या नाम रखा हमने? ए सिलोमेटा। ए का मतलब होता है एब्सेंट और सिलोम का मतलब था बॉडी कैविटी। इसमें बॉडी कैविटी है ही नहीं, तो हमने कहा एब्सेंट ऑफ सिलोम, नाम हो गया ए सिलोमेटा। एब्सेंट ऑफ सिलोम ए सिलोमेटा होता है, ठीक है। सीडो सिलोमेटा में देखो इसमें क्या अरेंजमेंट होता है। सीडो सिलोमेटा में सबसे बाहर की औरत क्या होगा? एक होगी एक्टोडर्म, एज यूजुअल सभी के अंदर होता है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म के अंदर क्या होगा? सेंटर में एंडोडर्म, वो तो सभी में होता है, तो इसमें भी होगा एंडोडर्म। अब प्रॉब्लम क्या है? इसमें मीजोडर्म, इसमें तो एक्टो एंडो के बीच में मीजोडर्म था ना, इसमें मीजोडर्म कैसे होगा? पैचेज के रूप में, ऐसे। ये मीजोडर्म है, ये वाला ग्रुप्स ऑफ सेल्स है, ये है इसका मीजोडर्म है। यहाँ नाम लिख देता हूँ मैं एक बार के लिए, शॉर्ट में लिख देता हूँ, आपको नाम पहले मैंने बता दिया। ये है एक्टोडर्म, ये है मीजोडर्म। कौन सा? ये वाला मीजोडर्म। और सबसे अंदर की तरफ कौन सा है? एंडोडर्म। ये वाला हो गया एंडोडर्म हो गया। तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म तो कोई डिफरेंस नहीं है, मीजोडर्म में डिफरेंस आ रहा है तीनों में। यहाँ एक्टो और एंडो के बीच का टोटल स्पेस कंप्लीटली फिल्ड विद द मीजोडर्मल टिश्यू, देयर इज नो बॉडी कैविटी। देयर इज नो बॉडी कैविटी मीन्स द एब्सेंट ऑफ सिलोम। एब्सेंट ऑफ सिलोम इज कॉल्ड एज द ए सिलोमेटा। एब्सेंस ऑफ सिलोम, ए सिलोमेटा। सीडो सिलोमेटा, नाम को समझिएगा। सीडो का मतलब होता है फॉल्स, झूठा, गलत। फॉल्स सिलोम, फॉल्स। फिर ट्रू क्या है? ट्रू का अपोजिट होता है फॉल्स। ट्रू सिलोम, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट, दैट सिलोम विच इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय द मीजोडर्म। ये सिलोम कंप्लीटली मीजोडर्म से लेयर्ड है, तभी बोलते हैं ट्रू सिलोम। ये तो लेयर्ड नहीं है, एक्टो के अंदर मीजो नहीं है, एंडो के बाहर मीजो नहीं है, नहीं अरेंजमेंट है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? ट्रू नहीं है। ये क्या है? स्यूडो है, यानी कि फॉल्स सिलोम है। ये हो गया यू सिलोमेटा। इसका डायग्राम तो मैं पहले से बना चुका हूं आपके सामने, ये आ गया आपका यू सिलोमेटा। यहां पे ए सिलोमेटा की बात कर रहे हैं। ए सिलोमेटा का एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ए सिलोमेटा का एग्जाम्पल इसी के नीचे जैसे हम सभी के अंदर लिखते आए हैं। ए सिलोमेटा का एग्जाम्पल है प्लेटाई हेलमिन्थीज, प्लेटी हेलमिन्थीज, है ना। ए स्यूडो सिलोमेटा, इसका एग्जाम्पल आ गया एस्केल हेलमिन्थीज, एस्केलमिन्थीज, एस्केलमिन्थीज।
ये किसका एग्जाम्पल हो गया? सीडोसिलोमेटा का। और यहाँ पे हमने बात की किसकी? यूसिलोमेटा। यूसिलोमेटा की डिटेल मैं अभी आपको समझाऊंगा। इस बोर्ड को पहले क्लियर करने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यूसिलोमेटा का और चार्ट जाएगा डिटेल के अंदर है, उसको समझना आपको। तो अभी जो मैंने आपको टोटल बताया है ये आप इस तरीके से, एक बार मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे यहाँ पे इस तरीके से। मुझे लगता है सारा बोर्ड कवर हो गया है और सारे कैरेक्टर्स और फीचर्स आ गए विद एग्जाम्पल के साथ में इसमें आ चुका है। यहाँ पे मैं फिर बताऊँ, ये जो यूसिलोमेटा है इसकी डिटेल अभी इस बोर्ड को अपने पूरा क्लीन करते हैं, फिर यूसिलोमेटा से मैं यहाँ पर शुरू करूँगा और आप अपनी आंसर बुक में बड़ा कागज़ लेके पूरा जोड़ दो, एक कंप्लीट फ्लो चार्ट बन जाएगा। तो अभी इसको क्लीन करते हैं फिर आगे शुरू करते हैं।